नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि हम चैनल के माध्यम से आपको टेक्निकल के वीडियोस अपलोड करवाते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा मैं बिजी था। आप फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने चैनल पर 24 अगस्त 2018 का एक पेपर अपलोड कर रखा है और आज अपन 23 तारीख का जो पेपर है, 23 अगस्त का, वह स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का जो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चंस को अपन ऑप्शन वाइज करते हैं। इसके अलावा मैंने टेक विद पुष्कर जो चैनल है उस पर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए हैं उनमें से सिलेक्ट करके वो न्यूमेरिकल को बोर्ड पर सॉल्व करवा रखा है। तो आप उनको भी आप चैनल पर जाके अलग से आप पूरे प्योर न्यूमेरिकल देख सकते हो, जिनकी अलग से एक PDF फाइल एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है न्यूमेरिकल सीरीज़ के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो और ये जो अपने JVNL के पेपर हुए थे उनकी भी अलग से एक अपने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, उसकी भी दे रखी है टेक्निकल हेल्पर क्वेश्चन पेपर के नाम से। तो आज ये दूसरा पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बिना टाइम ख़राब करे अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज के अनुसार नेटवर्क के किसी बंद लूप में IR गिरावट और EMF का बीजगणितीय योग सदैव होगा। ठीक है, किरचॉफ, आप बता देता हूँ आपको, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो सिद्धांत दिए थे। एक तो दिया था करंट का लॉ और एक दिया था वोल्टेज नियम। ठीक है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? दो नियम। एक तो किरचॉफ का धारा का नियम दिया था और एक वोल्टेज का नियम दिया था। और तो ये वोल्टेज के नियम की परिभाषा है। तो अपन को पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो और EMF का बीजगणित तो सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा परिवर्तन की दर के अनुपात होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रतिरोध, ऑप्शन बी में दे रखा है संधारित्र मतलब कैपेसिटर, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, सी दे रखा है प्रेरित्र मतलब इंडक्टर, और डी दे रखा है बी व सी दोनों, और ई दे रखा है ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता है तो क्वेश्चंस का आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा और अपनी तैयारी का जान सकते हैं कि अपने को कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि करंट में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका सी आंसर जो है प्रेरित्र जो है इंडक्टर जो है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? अपना कैपेसिटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को धारा में परिवर्तन का अनुपात पूछा है। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, आप इसका थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लिया करो ताकि आसान से क्वेश्चन अपन को समझ में आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, न्यूमेरिकल मैंने अलग से बोर्ड पर सॉल्व करा रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता है। बोर्ड पे मैं इस पूरी न्यूमेरिकल को सही तरीके से आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में होते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके और वहाँ पर मैं बोर्ड पर सोल्व कराता हूँ, उनको भी आप देखते रहे बीच बीच में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो दोस्तों, यदि 10 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, 5 ओम और 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी है। कनेक्शन कैसे दे रखा है? पैरेलल। तो 5 ओम के जो प्रतिरोध है उसमें वोल्टेज क्या होगा? तो सीधी सी बात है, वोल्टेज V बराबर अपन ने क्या पढ़ रखा है? IR। ये क्या है? ओम का नियम का समीकरण है। अब यहाँ पर देखो R 5 ओम का दे रखा है लेकिन धारा नहीं दे रखी। धारा क्या होती है? I बराबर क्या होता है भाई? V अपॉन में R होता है। ठीक है, अब V का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में? 10 वोल्ट। तो एक मिनट रुको, देखो भाई V का मान तो कितना दे रखा है अपन को? V का मान दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या? सबसे पहले I निकालेंगे। I बराबर क्या हो गया? V अपॉन में R। अब यहाँ पर R क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। 10 वोल्ट हो गए और 5 ओम है, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई? 2 एम्पियर। कितना हो गए? वी तो 10 दे रखा था और ये 5 रेजिस्टेंस दे रखा था। तो I बराबर क्या फॉर्मूले में रख दे अपन V अपन में R में, और ये अपन को धारा मिल गई कितनी? 2 एम्पियर। अब देखो भाई अपन को निकालना क्या है? वोल्टेज निकालना। वोल्टेज क्या होता है? V बराबर क्या होता है?
IR होता है। I का मान कितना निकाल लिया 2 एम्पियर, और R का कितना रखा है 5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 मिनट, सबसे पहले अपन करेंगे V बराबर IR अपना फॉर्मूला होता है। सबसे पहले I का मान निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा V अपन में R, V का मान क्वेश्चन में दे रखा है, R का मान दे रखा है, I का मान निकाल लेंगे और फिर V बराबर IR वाले फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि I का मान 2 एम्पियर आ जाएगा और R का मान 5 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन से में दे रखा है देखते हैं। ऑप्शन सी में 10 वोल्ट दे रखा है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके मास्टर आंसर क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस तरह, तो अपन वो चेक नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा जो PDF है मास्टर क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध, मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, एक मतलब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये जैसे मान लो R1 है, ये R2 है, ये मान लो इसका 5 ओम हो गया, इसका 10 ओम हो गया, तो तुल्यकालिक प्रतिरोध हमेशा 10 ओम से ज़्यादा आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े तो उनका तुल्यकालिक प्रतिरोध कैसा होगा। हमेशा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में तो सीरीज़ की बात करता हूँ, तो श्रेणी क्रम में जो जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उससे अधिक होगा, और समांतर क्रम में जो कम वाला प्रतिरोध रखा उससे कम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन रीड करते हैं अपन। ऑप्शन पहला दे रखा है सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, ऐसा किस में होता है, सबसे अधिक प्रतिरोध से कम किसी में नहीं होता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, ये किस में होता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो तुल्यकालिक प्रतिरोध होता है जिसे अपन RT बराबर N.R से निकालते हैं। ठीक है, N मतलब कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R मतलब एक प्रतिरोध का मान, इससे तुल्यकालिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो जो बी ऑप्शन किसको संतुष्ट कर रहा है भाई, श्रेणी क्रम को ये संतुष्ट करता है, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक मान होगा। में से दाखिल न्यूमेरिकल निकालेंगे तो मान लो 5 ओम के 10 ओम का और मान लो 15 ओम के 3 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सबसे प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 15 ओम से ज़्यादा ही उसका आंसर आएगा, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन सी भी रीड कर लेते हैं, कि सबसे कम प्रतिरोध से कम ऐसा किस में होता है, समांतर क्रम में। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बता दिया, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, ये डी ऑप्शन तो किसी में नहीं होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, और ई ऑप्शन सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, ऐसा ई ऑप्शन में भी नहीं होता। अब देखो भाई, अब यहाँ पर बी ऑप्शन की और डी और सी ऑप्शन की दोबारा से अपन चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक मान होगा तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में ये तो श्रेणी क्रम, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन सी ऑप्शन क्या है, सबसे कम प्रतिरोध। अब अपन उसे समांतर क्रम में पूछ सकता है, तो समांतर क्रम में क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है। क्लियर दोस्तों, अब करते हैं 5th क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है। लेड एसिड सेल मैंने पहले बता दिया आपको वीडियोस में काफ़ी बार कि सेल वाले सेल और बैटरी में हमेशा लेड एसिड जो सेल होता है, लेड एसिड बैटरी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उस टॉपिक को अपन को अच्छी तरह से क्लियर रखना है। अब देखो भाई, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है, मतलब उसकी कैपेसिटी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी डिस्चार्ज की दर पर, बिल्कुल सही है, जो डिस्चार्ज की जो रेट होती है उस पर भी ये निर्भर करती है। टेम्परेचर पर निर्भर करती है, सही है। ऑप्शन डी प्लेटों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट्स पर भी निर्भर ये करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, इन चारों पर तो करती है, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि जो धारिता होती है उन चारों पर निर्भर करती है। एक मिनट दोस्तों, तो इसके ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, इन चारों पर तो करती है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। ठीक है, संवाहक जो होता है उसमें प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है, अपवाह वेग के बराबर होती है। बी ऑप्शन है अपवाह वेग के वर्ग के, सी ऑप्शन अपवाह वेग के घन के, डी ऑप्शन अपवाह वेग के चौथी घात के, और ई ऑप्शन में दे रखा है अपवाह वेग का वर्गमूल के। ठीक है दोस्तों, तो जो संवाहक में जो प्रवाहित धारा करंट होती है वो किसके समानुपाती होगी, अपवाह वेग के समानुपाती होगी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं कितना अपना सही है और कितने गलत है। ठीक है दोस्तों,
अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवाहक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A क्रमशः होने पर संवाहक विद्युत प्रतिरोध की लंबाई किसके बराबर होगी। ठीक है, अब देखो भाई ये कहना चाहता है कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो उसके एक तरह से आप इकाई मान लो, तो लंबाई क्या होगी मीटर में हो जाएगी, अनुप्रस्थ काट से मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है देखते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन सेंटीमीटर गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी पता होता है तो क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कितनी होती है जर्मेनियम की। ठीक है, तो जर्मेनियम की भी होती है लगभग 0.46 ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी और सिंपल भी है। देखो, रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता होती है, टॉलरेंस कितना होता है। रजत मतलब सिल्वर, ठीक है, चांदी। तो इसमें क्या होता है, 3 कलर्स होते हैं। एक तो होता है गोल्ड, जिसे अपन बोलते हैं सुनहरा या सोना। तो गोल्ड क्या होता है, ±5% छूट होती है। आप ऐसे ध्यान रखो, आपकी इसकी ट्रिक भी बता दूँ। उसके बाद आता है सिल्वर मतलब चांदी। चांदी में कितनी छूट होगी, ±10% होगी। और कोई कलर नहीं होगा उसमें, नो कलर्स, उसमें कितनी होती है, +-20% होती है। तीनों क्लियर होगी। आप थोड़ा सा ट्रिक में ये ध्यान रखो, सोना हमेशा महंगा होता है इसलिए उसमें कम छूट दी जाती है। तो सोने पर कितनी छूट दी जाएगी, ±5%। ठीक है, सोना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये थोड़ी सी ट्रिक है बस। और चांदी उससे थोड़ी सी, चांदी नॉर्मल मतलब थोड़ी सी सस्ती होती है। देखो चांदी में क्या हो जाएगा, +-10% हो जाएगा। ठीक है, सोने की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस तरह से याद रखो। तो इसलिए तो उस पर कम छूट दे, टॉलरेंस कम देते हैं। और नो कलर कोई नहीं होगा, उसमें +-20% हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कलर को अपन को ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर किसी का रजत मतलब सिल्वर का पूछा है तो 10% हो जाए इसका, तो +-10% हो जाएगा। और 20% किसका होगा, नो कलर का, 5% सोने का रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग। बी है टर्मिनल वोल्टेज, सी है चार्ज, डी है शक्ति और ई है चालकता। अब देखो भाई, अब ऑप्शंस को भी कैंसिल किया करो। अब वो चालकता तो होगी नहीं, न चार्ज होगा और न शक्ति होगी। अब अपने पास बच रहे हैं 2 ऑप्शन, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। खुले परिपथ की बात कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जब क्लोज होगा जब, ठीक है, तब अपन टर्मिनल वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर खुले परिपथ की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत भाग। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो इस 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। चलो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर का भी। देखो दोस्तों फिर से बता दूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बोर्ड पर आपको अच्छी तरह से सोल्व करवा देता हूँ, फिर भी इसको करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बस इस बार प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो कितना आसान है, देखते इसको। यदि समान पदार्थ मतलब रो का मान भी समान है, लंबाई समान पदार्थ और लंबाई रो और एल मतलब प्रतिरोधकता और एल की लंबाई क्या है, समान है, उसको एक मान सकते हो आप। समान का मतलब एक मान सकते हो। तारों की प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता 5 और 20 ओम दे रखी है, तो तारों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखो भाई अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर बराबर रो एल अपॉन में ए पढ़ रखा है। ठीक है, अब अपन को देखो ए में ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। पहले इसको नहीं समझेंगे अपन, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई आर बराबर रो एल अपॉन में ए हो गया। अब A1 ए के लिए निकालता हूँ, A1 के लिए पहले प्रतिरोधी के लिए आर बराबर क्या A1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, रो एल बटे में आर लिख सकता हूँ, ये पहले के लिए। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, रो और एल का मान समान, पदार्थ का और लंबाई समान दे रखे, तो आर प्रतिरोध कितना दे रखा 5, 1/5। A1 का मान क्लियर हो गया, A1 का मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो A1 कितना निकाल लिया अपन, A1 बराबर कितना हो जाएगा 1/5। इसी तरह से A2 कितना हो जाएगा भाई, 1/20 हो जाएगा।
अब देखो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। पाई आर स्क्वायर बराबर 1/5 हो जाएगा। और A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए के ऊपर पाई आर स्क्वायर R2। एक मिनट रुको, देखो दोबारा से देखते हैं इसको। भाई मैंने A1 को क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। भाई ए बराबर क्षेत्र को पाई आर स्क्वायर लिख दिया 1/5। इसी तरीके से A2, ये A2 है, इसको भी पाई आर स्क्वायर, इसको 2 नाम दे देते, इसको 1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये त्रिज्या पहली होगी, त्रिज्या दूसरी होगी। इसको भी 1/20 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई आगे सोल्व करते हैं इसको। ये क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर A1 बराबर 1/5, और दूसरा होगा पाई आर स्क्वायर 2 बराबर हो जाएगा 1/20। इस पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। क्यों क्यों होगा, देखो जब अनुपात में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1/में पाई आर स्क्वायर स्क्वायर इसको A2, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, देखो भाई बचा क्या अपने पास, R1 इसका स्क्वायर बटे में R2 इसका स्क्वायर। और R1 की वैल्यू कितनी थी, 1/5, और R2 की वैल्यू कितनी थी, 1/20 आई थी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/20 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ये गुणा में ये हो जाएगा 20/1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 5 × 5 5 चौक 20, कितना है भाई, ऊपर 4 बच गया, नीचे बढ़ 4/1 आ गया ना। अब देखो भाई आगे सोल्व करते हैं। R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर बराबर कितना रख दूँ मैं, 4/1 लिख सकता हूँ सोल्व करने के बाद। अब ये स्क्वायर है, इधर से हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ठीक है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, बटे में √1 का मान 1 होता है, तो 2/1 आ गया। किसका मान आ गया ये, 1 मिनट, ये किसका मान आया अपना भाई, ये आ गया अपना R1 बटे में R2 का मान कितना आ गया, 2/1। इसे अनुपात में लिखूंगा 2:1 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर होगा। इसीलिए मैं दोस्तों न्यूमेरिकल को बोर्ड पर समझाता हूँ, ठीक है। वो पूरा क्या होगा, पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाती है। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप न्यूमेरिकल भी चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने करवा रखे हैं, ठीक है दोस्तों। और बीच बीच में और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो 2:1 इसका आंसर 1 हो जाएगा, 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो यदि 120 वोल्ट पर चलने वाली टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, न्यूमेरिकल में V का मान दे रखा है 120, ठीक है, 120 वोल्ट, और R का मान कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। क्लियर दोस्तों। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ रखा, P बराबर क्या पढ़ रखा है, V²/R, और अपन से शक्ति पूछा है, पावर P बराबर V²/R, तो P बराबर V का मान कितना दे रखा है, 120, और स्क्वायर में है इसलिए 120 गुना में 120 कर देंगे ना, बटे में R का मान कितना, 60। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना होगा भैया, 240 वाट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है भाई, वाट होता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 240 वाट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया। ये सैम्बल देखना है, किसका है सैम्बल, ठीक है। सैम्बल अपन ने चेक कर लिया, ये नियॉन लैंप का लगता है। देखते हो ऑप्शन ए में देखते हैं, नियॉन लैंप यही है, दोलन लैंप, ज़ेनॉन लैंप, फ्लैश लैंप, विसर्जन लैंप। तो ये जो इसका जो सैम्बल है ये नियॉन लैंप का है, ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरंभ में वोल्टेज वर्दी प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सा घटक, कौन सा कंपोनेंट का यूज करते हैं अपन, ट्यूब का यूज करते हैं, चोक का करते हैं, फिलामेंट का करते हैं, कैपेसिटर का करते हैं, स्टार्टर का करते हैं। अब देखो भाई, आप ट्यूब और फिलामेंट ये तो देखते ही कैंसिल कर सकते हो। अब बच्चा अपने पास एक स्टार्टर होता है, एक चोक होता है, एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो आप देखना कि जो ट्यूबलाइट होती है या तो इसमें स्टार्टर होता है या चोक होता है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसमें जो करंट को कंट्रोल करता है और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चोक का प्रयोग करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट आने लगे, ठीक है, उसमें चोक और स्टार्टर दोनों आने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चोक हो जाएगा। स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चोक का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखते हैं दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई का मान निकालना है। क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 3 ओम,
और एक्सएल का इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पावर फैक्टर होता है क्या, कोस फाइव बराबर क्या होता है, आर अपॉन में जेड होता है। अब देखो आर का मान तो दे रखा है 3 ओम दे रखा है, जेड का मान नहीं दे रखा। अब एसी थ्योरी में अपन ने जेड बराबर क्या पढ़ा भाई, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे जेड का मान निकाल लेना, आर का मान कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे रूट लगा करके, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, इसका रूट ये कितना होगा 9 और 16 25। देखो एक मिनट दोस्तों, जेड बराबर कितना हो जाएगा 9 और 9 प्लस 16 बराबर कितना हो गया रूट 25। रूट 25 का मान कितना होगा भाई 5। जेड का मान कितना निकाले अपने 5। अब वापस से अपने फॉर्मूले पाते हैं कि कोस फाइव बराबर क्या होता है भाई आर अपॉन में जेड। आर का मान कितना निकाल लिया 3 बटे में, जेड का मान कितना निकाल लिया था भाई 5। अब इसको सोल्व करते हैं, नहीं जाता तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 5 का 30, तो 0.6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, आप सोचते हो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, देखो लाइन में इतने इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा है हल्का होता है, दिल्ली मेट्रो में थोड़ा सा लेवल इसका अप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। भारत में देखो, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी विद्युत आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितनी है, मतलब अपने घरों में जो सप्लाई आती है 230 वोल्टेज। सिंगल फेज सप्लाई का मान कितना होता है भाई, ये भी पूछ लेते हैं। सिंगल फेज सप्लाई का कितना होता है 230 वोल्टेज, और 3 फेज का कितना होता है 440 वोल्ट होता है। ये भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, 50 हेक्टर जिसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अपन क्या देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 वाट लैंप की खपत क्या है। अपन यहाँ पर पढ़ते कहते हैं 0 वाट का, भाई 0 वाट का कोई खपत नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा कोई शक्ति नहीं होगी, ये करके आ जाता है। लेकिन ये गलत होता है, ध्यान रखना, ज़्यादातर अपन यहीं गलती करके आता है। जो 0 वाट का जो बल्ब होता है वो लगभग 15 वाट की शक्ति कंज्यूम करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एक शुद्ध अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मतलब इम्प्योरिटी संकलित की जाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब कि शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग कौन सा है, ये डोपन लिख रखा है। ठीक है, डोपिंग, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य खालिस्तान क्रम में होती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो वो पूछना क्या चाहता है, ए पी एन जंक्शन होता है, ये पी है मान लो, ये लेयर होती है और ये एन होता है, ये बीच की जो है ये परत होती है, स्पेस चार्ज की मोटाई होती है, ये मोटाई पूछ रहा है, ये कितनी होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना इसको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर भी 10⁻⁴ होती है पी एन जंक्शन डायोड की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए प्रत्येक में से किस डायोड का एक्जाम्पल है, एनोड होता है कैथोड होता है, ये क्या कौन सा ये डायोड है, ये आई थिंक वरेक्टर डायोड होता है, सॉरी स्कॉटी डायोड है, वरेक्टर डायोड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या हो जाएगा, स्कॉटी डायोड इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये सैम्पल क्या है, इसी तरह से मान लो मैं आपको ये 1 मिनट ये बता दूँ, ये भी पूछ लेता है, ये मान लो इसको इस तरह से कर दीजिए, किसका हो जाएगा जिंदर डायोड का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बनना दोस्तों, ध्यान रखना। जिंदर डायोड, स्कॉटी डायोड, वरेक्टर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या होता है अपना ये डायोड हो गया। ठीक है, फोटो कंडक्टिव डायोड ये डायोड होगा। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो कंडक्टिव डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये इस तरह से करके तीर के निशान ऊपर की तरफ इमिट करा उत्सर्जित एलईडी का। ये बहुत सारी सैम्पल्स होते हैं, अपन को एक बार रिपीट करते रहना है, बार बार हो जाएंगे क्लियरिंग। अब देखो भाई 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक डायक के समान होता है, मतलब डायक किसके समान होता है, डायक होता है ट्रायक होता है। ठीक है, तो डायक दो गेट टर्मिनल गलत है, बी ऑप्शन में डायोड और 2 अवरोधक गलत है, SCR युग्म गलत है, डी ऑप्शन देने देगा 4 परतों के SCR युग्म। डायक में कितनी होती है 4 परतें होती हैं। ठीक, और SCR का लेयर होता है। डायक कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बताऊँ दोस्तों। तो इसका डी आंसर तो होगा राइट आंसर कि 4 परतों के SCR का युग्म होता है। लेकिन डायक होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। डायक होता है एक SCR, एक डायोड ऐसे लगा देते हैं और दूसरा डायोड जो होता है इस तरह से लगा करके ये अपना
डायक होगा, और ट्रायक में गेट टर्मिनल निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये गेट टर्मिनल ट्रायक में होता है, डायक में नहीं। डायक में क्या अट जाता है अपना डायक में केवल 2 डायोड लग जाते हैं, एक इस तरह से लगता है और एक इस तरह से लग करके ये अपने डायक बन जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन है, इसके साथ में 2 क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। देखो क्या क्वेश्चन कि किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट खालिस्तान क्रम में होता है। रिवर्स करंट मतलब बैक जो करंट होता है, पश्चगामी करंट है, उसकी बात कर रहा है। अब फॉरवर्ड करंट भी बात करेंगे और रिवर्स करंट, दोनों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई यहाँ पर रिवर्स करंट की बात करें तो माइक्रो एम्पियर में बात करेंगे, सी ऑप्शन करके आएंगे। अब मान लो फॉरवर्ड करंट आ जाता है यहाँ पर, तो क्या कर गए थे, मिली एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोनों ही चीज़ बता दी है। रिवर्स करंट पूछे तो माइक्रो एम्पियर करके आना, और फॉरवर्ड करंट, ये फॉरवर्ड करंट पूछिए तो बी ऑप्शन आएगा मिली एम्पियर। ठीक है, और रिवर्स के लिए अपना माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। भाई रिवर्स करंट पूछेगा जनरल डायोड में तो माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा, और फॉरवर्ड करंट पूछेगा तो मिली एम्पियर में हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो 23 क्वेश्चन कराने से पहले बता दो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं इंग्लिश में अपन को आसानी से समझ में आते हैं। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल न्यू लैंग्वेज में दे रखा, गाय तार किस लिए लगा होता है। गाय तार मतलब स्टे वायर की इसके लिए बात कर रहा, तो अपन को पता है पोल को सहायता देने के लिए होता है। स्टे तार होता क्या है, इस तरह से पोल होता है, इस तरह से ये तार होता है, इस तरह से यहाँ पर ये लगा होता है स्टे इंसुलेटर। ठीक है, ये इसे गाढ़ तार बोलते हैं, ये अपनी ज़मीन में दबा होता है। पोल का 1/6 भाग जो होता है वो ज़मीन में दबाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पोल का कितना हिस्सा, ये अपना मान लो, एक मिनट दोस्तों, ये अपना खंबा है, ये खंबे जो पोल होता है इसका कितना हिस्सा ज़मीन में दबाया जाता है, 1/6वां भाग इसका दबाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गाय दो तार होता है वो पोल को सहायता देने के लिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। पोल को सहायता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टेबल पोल के बीच में स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है, देखो वही बात हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बहुत आसान है। कि एक स्टे तार है, एक लाइन पोल एक स्टब पोल के बीच में स्थापित है, तो जिस पर कोई भी उपकरण जो है वो लगा नहीं हो, तो क्या कहेंगे अपन, स्टब गाय कहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, स्टब पोल पर लगाते स्टब गाय, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन को कभी कभी क्या रीड करना बहुत जरूरी है। अपन क्या करते जल्दबाजी में आंसर गलत करके आ जाते। देखो जूल का हीटिंग प्रभाव खालिस्तान पर अवांछित है। अवांछित का मतलब क्या होता है कि जूल का जो प्रभाव होता है H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, क्या है जूल का नियम कि H ऊष्मा जो होता है किसी तार में जब धारा प्रवाहित करती है तो ऊष्मा जो होती है वो उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती है, और प्रतिरोध और टाइम जो होता है कितने समय तक वो धारा उसके H बराबर I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला भी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था। अभी 2020 की जो वैकेंसी आई थी, 19-20 की वैकेंसी आई थी, उसमें ये पूछा गया था कि जूल का नियम का जो होता है किसको अनुसरण करता है, तो H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, जूल का प्रभाव जो होता है अवांछित है, मतलब अवांछित है, लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए में, देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन मतलब विद्युत प्रेस में तो हीटिंग का प्रभाव होता है, ये तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो, यहाँ पर अवांछित पूछा है। बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसमें भी होता है, तो ये भी नहीं करके आएंगे। डायनमोस मतलब कि डायनामोमीटर, ठीक है, जो कि छोटा जनरेटर होता है उसको करते हैं, और ट्रांसफार्मर, इसमें दोनों में क्या होता है, हीटिंग का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो जो जूल का नियम होता है वो डायनामो और ट्रांसफार्मर में लागू नहीं होता। COD इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इससे 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन था आपको पहले बता दो, 23 अगस्त को जो 23/8/2018 में वैकेंसी आई थी JVNL की राजधानी, उसके पेपर है। ठीक है, 25 करवा दिया मैंने, 25 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो 4 वीडियो जिसकी बन जाएंगी। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका कि मैं बोर्ड पर आपको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल की आप बेझिझक होकर टेंशन मतलब एक रजिस्टर बना लो, और न्यूमेरिकल में पूरे के पूरे बोर्ड पर आपको सॉल्व कराता हूँ। ये जो न्यूमेरिकल का है फिर से मैं बोर्ड पर आपको सॉल्व कराऊँ। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू देन।